मुस्कान, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ क्लास हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Ask everybody to join early. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एनीबॉडी? Pathological changes. पैथोलॉजिकल चेंजेस इन विच? किस में पैथोलॉजिकल चेंजेस कर रहे थे? Cloudy swelling. ओके, क्लाउडी स्वेलिंग किस टॉपिक के अंदर आता है? Infarction. इन्फार्क्शन किस हेडिंग के अंदर आता है? Thrombolism. एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन होता है ये। एम्बोलिज्म किसके अंदर में आता है? एम्बोलिज्म किसके अंतर्गत आता है? हेलो, what is the main topic under which we have studied all this topic? Hemodynamic disorders. Thrombosis. Yes, hemodynamic disorders. So you are well versed with the all hemodynamic disorders. I completed that topic. Today I'll start with the new topic, that is healing. So everybody is seeing the, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. और साउंड भी क्लियर है? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, I am starting with the new topic in pathology, that is healing and repair. You see, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये स्कार था, ये इंसिजन था, सॉरी स्कार नहीं, इंसिजन था, और इसमें ये स्टिचेस लगाए गए हैं। सर्जरी होती है जब, तो क्या होता है, स्टिच लगाए जाते हैं। ये टिश्यू, इधर का टिश्यू जो कट किया जाता है,
अंदर ऑपरेट करने के लिए, उसको कहते हैं इंसीजन। इंसीजन माने कट, और कट करके जब अंदर स्किन से अंदर मसल के बाद जो भी टिश्यू में जाते हैं, उसके बाद जो फिनिश हो जाती है सर्जरी, तो फिर वो ये जो टिश्यू कट किया गया था उसको अप्रोक्सीमेट करके, ये कट की ये मार्जिन थी और ये मार्जिन दोनों को मिलाने के लिए कि ये फिर से आपस में जुड़ जाएं, रिपेयर हो जाए जैसे थे पहले वैसे ही, उसके लिए प्रोसेस कौन सी होती है? हीलिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं सर्जन? ये स्टिचेस लगाते हैं। स्टिच लगाने का मतलब ये है कि जो उधर की सरफेस थी उनके और जो इधर की सरफेस की, दोनों को आपस में अप्रोक्सीमेट कर दिया, मिला दिया। और ये मिलाना किससे होता है? बाय स्टिचेस। तो इसके बाद जब स्टिचेस से मिला देते हैं तो आफ्टर सम टाइम both the tissue of this side they unite with each other with a scar formation that is known as healing and repair. ये बात समझ में आई? So I am continuing with this process. Tissue repair is restoration of tissue architecture and function after an injury. Tissue repair is restoration of tissue architecture. Restoration माने जैसा टिश्यू पहले था वैसे ही रिस्टोर कर देना, यानी वैसे ही फिर से बना देना। रिस्टोर ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर माने जो बनावट थी। जैसे स्किन में आपने गैप दिया ऑपरेट करने के लिए, इंसिजन दिया सर्जन ने, और उसके बाद उस दोनों गैप को मिला करके उसको स्टिच लगा दिया, तो क्या हुआ? उस गैप को भरने के लिए स्किन में जो स्टिचेस दिए, तो उससे क्या हुआ? टिश्यू जो है फिर रिस्टोर हो गया। वहां पे जो गैप था वो बंद हो गया। तो रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। जब रिस्टोर, स्किन का क्या फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना। तो उसने क्या किया? फंक्शन फिर से शुरू कर दिया। तो टिश्यू रिपेयर इज रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर एन इंजरी। इंजरी के बाद, इंजरी इट मे बी ट्रॉमा, इट मे बी गिवन बाय सर्जन बाय इंसिजन। इंसिजन देके भी इंजरी हुई, वो इंजरी एक जो सर्जन करता है वो बेनिफिट के लिए करता है फॉर द पेशेंट। और वैसे जो इंजरी लगती है वो तो टिश्यू इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, वो बात वही है। टिश्यू तो इंजर्ड हुआ, चाहे वो सर्जन ने किया, सर्जन ने एक अच्छे इंटेंशन से किया, ऑपरेशन करने के लिए जो बैड प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए किया, और वैसे अचानक इमरजेंसी में ट्रॉमा हो जाए तो भी इंजरी है। टिश्यू रिपेयर दोनों में ही होगा। तो टिश्यू रिपेयर इज रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। पहले आर्किटेक्चर उसका ठीक हो, आर्किटेक्चर यानी बनावट उसकी ठीक हो जाए और उसका फंक्शन भी नॉर्मल हो जाए। इट ऑकर्स इन टू वेज। फर्स्ट इज द रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यू। जो इंजर्ड टिश्यू था, जो ट्रॉमा में टिश्यू, ट्रॉमा से दोनों गैप हुआ था, चाहे सर्जन ने किया या ट्रॉमा से हुआ, तो वो इंजर्ड टिश्यू फिर से रीजनरेट हो जाए, दोबारा से वहां पर बन जाए। और दूसरा है रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू। और जब वो इंजर्ड टिश्यू में रीजनरेशन हुआ, उसमें कनेक्टिव टिश्यू आ गया बाद में, तो उससे क्या होगा? वहां पर स्कार बन जाएगा। तो आप देखते हो जहां पर भी इंसिजन लगाते हैं सर्जन, उसके बाद स्टिचेस करते हैं, तो वो टिश्यू तो वहां पे रीजनरेट हो गया। उस रीजनरेट के बाद वहां पर एक स्कार रह जाता है। तो दो वेज होते हैं, या तो दो वेज होंगे कैसे रिस्टोरेशन होगा। पहले रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यू, उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज स्कारिंग। ओके, यूजुअली टिश्यू रिपेयर इन्वॉल्व्स बोथ द प्रोसेस। जब भी ये टिश्यू ये हीलिंग होगी तो दोनों ही प्रोसेस होंगी, रिपेयर में दोनों ही प्रोसेस होंगी। पहला रीजनरेशन, पहले क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यू।
और दूसरा उसके बाद वो कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा तो वहां पर स्कार पड़ेगा। देन इट इन्वॉल्व्स, जब ये रीजनरेशन होगा तो होगा क्या, वहां पे रीजनरेशन होता कैसे है? इट इन्वॉल्व सेल प्रोलिफरेशन। जो जो वहां पर जहां रीजनरेशन हो रहा है तो जहां पे जो लिविंग सेल्स होंगी वो प्रोलिफरेट करेंगी। प्रोलिफरेशन माने उनकी डिवीजन होगा। प्रोलिफरेशन माने जैसे वहां पे लाइन से 10 सेल्स हैं तो 10 प्रोलिफरेट करके 20 बनाएंगी, 20 बना के 30 प्रोलिफरेट करेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे उनके। और जब नंबर्स बढ़ेंगे तो इंटरएक्शन बिटवीन द सेल होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होगा। जो वहां पर सेल हैं और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है वो दोनों का एक रिलेशन होगा, इंटरएक्शन होगा आपस में, तो वो क्या होगी, जगह भर जाएगी। तो टिश्यू रिपेयर में दोनों प्रोसेस होती हैं। पहले इट इन्वॉल्व्स द सेल प्रोलिफरेशन एंड इंटरएक्शन बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस तरह से जो सेल प्रोलिफरेट करेंगी उनके बीच में इंटरएक्शन होगा। इंटरएक्शन होने के बाद वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो वहां पर आ जाएगा। ये प्रोसेस होती है। मैनी सेल प्रोलिफरेट ड्यूरिंग द टिश्यू रिपेयर। जब टिश्यू रिपेयर होता है, टिश्यू बनता है, यानी रिपेयरिंग में बनता है इंजरी के बाद, तो बहुत सारी सेल्स प्रोलिफरेट करती है। तो उसमें कौन कौन सी सेल प्रोलिफरेट करती हैं? जो इंजर्ड टिश्यू रेमिनेंट्स, जो वहां पे रेमिनेंट्स माने बची हुई सेल, जो आपने इंसिजन लगाया है या ट्रामा में सेल कट करके अलग हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वो थोड़ी प्रोलिफरेट करेंगे। जो जहां पे इंजर्ड टिश्यू रेमिनेंट्स यानी जो बचे हुए पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन रह गया था, वही प्रोलिफरेट करेगा। जैसे कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में आधी दीवार गिर गई, आधी दीवार रह गई, तो आधी जो दीवार रह गई वो रेमिनेंट कहलाएगी। जो गिर गई उसको तो फिर से रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही जहां पे हमने कट किया इंसिजन से, चाहे सर्जन ने कट किया या ट्रॉमा लगी, तो कुछ तो जहां पर ट्रॉमा लगी है वहां पे सेल तो कट गई, वो तो बेकार हो गई। जो बची हुई सेल होती हैं, दे आर ऑल नोन एज रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स माने बची हुई सेल। और वहां पर वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स, और वहां पर क्या आएंगी, वेस्कुलर एंडोथीलियल। जब तक वहां पे ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा और रीजनरेशन कैसे होगा रेमिनेंट सेल्स का, प्रोलिफरेशन कैसे होगा, उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वहां पर वेस्कुलर टिश्यू भी वहां पे बढ़ेगा। और उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये वहां पर आएंगी। तो रिपेयर में ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? इंजर्ड टिश्यू रेमिनेंट्स, वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स। वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमने बेसिस में बताया था, एंडोथीलियम, वो एंडोथीलियल सेल्स ही प्रोलिफरेट करती हैं, प्रोलिफरेशन करती हैं, तो वो होंगी और मिल करके प्रोलिफरेशन करती हैं। तो मैनी सेल्स प्रोलिफरेट ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर्स। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एनीबडी कैन रिपीट? Injured tissue remnants, vascular Injured, endothelial yes, cells. first, stop. Injured tissue remnant. What do you mean by injured tissue remnant? इंजर्ड टिश्यू रेमिनेंट क्या समझ में आया आपको? अभी मैंने बताया इंजर्ड टिश्यू रेमिनेंट्स कौन सी सेल्स होती हैं? दे आर नोन एज रेमिनेंट्स। तो जो बची हुई सेल्स होती हैं, जो जो जब टिश्यू इंजर्ड हुआ है उस समय जो टिश्यू बच गई थी, जो इंजर्ड नहीं हुई थी, इंजर्ड वाली तो खत्म हो गई, जो पास का टिश्यू था वो अभी बचा हुआ है, तो वो रेमिनेंट्स वाली ही प्रोलिफरेट करेंगी। जो ऑलरेडी सेल्स खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वो प्रोलिफरेशन तो नहीं करने जा रही हैं, वो तो सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है। जो बची हुई सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करेंगी, नंबर 1। और दूसरा कौन सी है? सेकंड कौन सी है? यस, वैस्कुलर
वैस्कुलर हेलो, एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स वो प्रोलिफरेट करेंगी, तो वहां पर न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी, जब ब्लड पहुंचेगा, क्योंकि जो रेमिनेंट सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी तो प्रोलिफरेशन होगा। और तीसरी कौन सी है? फिब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ये मैट्रिक्स बनेगा कैसे? फाइब्रस टिश्यू जब होगा तभी तो मैट्रिक्स बनेगा। तो ये तीनों सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं ड्यूरिंग द रिपेयर। Is it point? This point is clear to everybody? Any यस doubt? सर। Okay. Yes, sir. So tissue of the body are divided into three groups. तो हम जो टिश्यू रिपेयर होने जा रहा है, जहां पे हीलिंग होने जा रही है, हम उस टिश्यू को तीन में डिवाइड कर सकते हैं, तीन चीजों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? नंबर वन, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू। कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू माने जो लेवाइल टिश्यू होता है, बराबर डिवीजन करता रहता है कोई भी चीज रिपेयर करने के लिए। एक तो वो टिश्यू हो गया। दूसरे स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू जो होते हैं वो एक जगह फिक्स हैं और हीलिंग में पार्ट लेते हैं, मगर उतनी उतनी आसानी से नहीं लेते हैं। और तीसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। टिश्यू हमारे तीन तरह के होते हैं बॉडी में। टिश्यू जो ये हीलिंग में जो होता है वो तीन तरह के टिश्यू हैं। एक कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू, लेबाइल टिश्यू है। जैसे कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, बोन में फ्रैक्चर हो जाए, बोन के पार्ट को अप्रोक्सीमेट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में रख दीजिए, तो उनके अंदर की जो सेल्स हैं, अप्रोक्सीमेटेड पोर्शन में जो वहां पर सेल्स हैं, दे आर लेबाइल टिश्यू। उनका बड़ी जल्दी बोन का फ्रैक्चर यूनाइट हो जाता है, तो उसके पास डिवाइडिंग लेबाइल टिश्यू है। तो एक तो बॉडी का ये टिश्यू हो गया। स्किन में, ऐसे स्किन में अभी दिखाया मैंने, सर्जन ने अप्रोक्सीमेट कर दिया, जो वहां की रेमिनेंट सेल्स थी, जो दोनों गैप थे, उंड के गैप थे, वो पास पास कर दिए गए। उस वहां पर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू था, दोनों आपस में जुड़ गया, और जुड़ गया तो आपको गैप नहीं मालूम देगा। 5-6 दिन बाद आप जब स्टिच हटाओगे तो वहां पे जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये एक टिश्यू ऐसा हो गया जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू है। और दूसरा स्टेबल टिश्यू है। स्टेबल टिश्यू में उतना डिवीजन नहीं होता जितना लेबाइल वाले में होता है। और तीसरे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता है। जैसे आपके न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, यहाँ पर इंजरी हो जाती है, न्यूरॉन सेल्स डोंट रीजनरेट, वो परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो फिर वो नहीं, जैसे हमारे परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ हट गए तो उसके बाद वहां पर टीथ नहीं निकलेगा, वो आपको सर्जरी करके आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, परमानेंट टीथ दोबारा नहीं निकलते। तो वैसे ही परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता। तो जैसे न्यूरॉन टिश्यू है, न्यूरॉन से नर्व्स वगैरह का रीजनरेशन नहीं होता अगर कट जाए, या नर्वस टिश्यू कट जाए तो उसमें रीजनरेशन। तो तीन तरह के हमारे बॉडी में टिश्यू हैं। One is the continuously dividing tissue, they are known as labile tissue. Second is the stable tissue, and third is the permanent tissue. So these are the three types of tissue. Now continuously dividing labile tissue, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? कंटिन्यूसली डिवाइडिंग जो लेबाइल टिश्यू है हमारे बॉडी में, वो उसका मतलब क्या है? कंटिन्यूसली, वर्ड ध्यान दीजिएगा, डिवाइडिंग है, यानी तभी उनको हम क्या कह रहे हैं? लेबाइल। जब डिवाइड, लेबाइल कैसे होंगे? जैसे एक सेल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल है, उसके बाद वो डिवाइड होकर के उसके ऊपर ही तो रहेगी, वो डिवाइड होगी फिर उसके ऊपर रहेगी, वो डिवाइड होगी फिर उसके ऊपर, तो ये लेयर्स बढ़ती जाएंगी ना, तो वो एक जगह नहीं रही तो क्या होगी? लेबाइल होगी। लेबाइल माने जो एक जगह स्थित ना हो। तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग लेबाइल टिश्यू आर, नंबर वन, सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेटिंग। उसमें सेल्स क्या होंगी? कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेटिंग, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहेंगी, डिवीजन होता रहेगा। एंड कैन इजिली रीजनरेट आफ्टर इंजरी, और इंजरी के बाद वो रीजनरेट होने लगती है। हमने बताया जैसे बोन में फ्रैक्चर हो जाए
तो बोन में फ्रैक्चर के बाद अगर आप प्लास्टर सही ना भी लगाओ, प्लास्टर ना भी लगाओ, अगर किसी भी इतने बोन आपस में पास पास आ गई, टेढ़े पैर रखने से या किसी तरह से बांध, जैसे पेशेंट अपने आप बांध लेता है, तो अब पास में आ गई तो भले वो सीधी ना जुड़े, टेढ़ी जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? क्योंकि उनके बीच का टिश्यू लेबाइल है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है, और आपस में जो फ्रैक्चर से अलग हुआ था वो जुड़ जाएगा। डॉक्टर का यही काम होता है, डॉक्टर उसको सही तरह से जोड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो सेल भी वहां पे जुड़ जाएगा, मगर ये नहीं जरूरी है कि वो नॉर्मल आर्किटेक्चर होगा कि एबनॉर्मल। तो इसलिए ये बात समझने वाली है कि ऐसे टिश्यू जिनमें सेल्स कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट करती रहती हैं और इजीली रीजनरेट हो जाती हैं, कंटेन ए पूल ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स माने जहां से रीजनरेशन, जहां से प्रोलिफरेशन शुरू होता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल वो कहलाती है सेल जिनसे आप पूल बनता है, आगे आगे जो डिवीजन करके सेल्स बनती जाती हैं। तो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलती हैं? एग्जाम्पल दिया है बोन मैरो, अभी मैंने आपको बोन का बताया था। बोन मैरो में ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवीजन बराबर करती हैं और बड़ी जल्दी उसको बोन को जोड़ देती। स्किन, दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, सर्जन स्किन से ही इंसिजन लगा के जाता है, स्टिचेस लगा के अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो वहां दोनों जो गैप वाली सेल्स थी, रेमिनेंट सेल्स थी, वो प्रोलिफरेट करी और दोनों गैप को उन्होंने भर लिया। ऐसे जीआईटी एपिथेलियम, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरी ऐसे ही होती है। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होके, इन्फार्क्शन होकर के, स्चीमिया होकर के कोई भी पोर्शन जीआईटी का खराब हो गया, सपोज करिए स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 फीट का पोर्शन खराब हो गया, तो सर्जन एब्डोमेन ओपन करेंगे, वो 1 फीट का पोर्शन हटा देंगे और जहां अच्छे एंड है दोनों को आपस में एनास्टोमोस कर देंगे, तो फिर से वो जीआईटी बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू है, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस जीआईटी फिर से बन जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग लेबाइल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है? बोन मैरो में, स्किन में, जीआईटी एपिथेलियम में। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। कोई डाउट इसमें? ऐसी सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग कहलाती हैं, दे आर सेल्स दैट इज लेबाइल टिश्यू। लेबाइल होगी यानी एक जगह फिक्स होती, तो फिर आगे गैप कैसे भरेगी? तो जैसे फॉर्मेशन होता गया सेल का, आगे बढ़ती गई और एक दूसरी दोनों गैप को, उसने गैप को भर लिया। तो दीज आर दी कॉन्टिन्यूसली टिश्यू, जो कौन कौन से हैं? बोन मैरो, स्किन और जीआईटी एपिथेलियम, एग्जांपल्स बताए। अब दूसरे वाले स्टेबल, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, अभी अभी वही बता रहे हैं, सॉरी, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स इन द स्किन है। स्टेम सेल्स हैं स्किन में, स्किन के सारा पार्ट, डर्मिस, एपिडर्मिस सब दिखा रहे हैं, और इनमें डिवीजन होता है, आसानी से डिवीजन होता है सेल में। स्टेम सेल्स ऑफ द जीआई एपिथेलियम, जीआई की एपिथेलियम में स्टेम सेल्स दिखा रहे हैं। ये जो पोर्शन हटा दिया उसके बाद जो आपस में जोड़ा, वो आपस में उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नाउ स्टेबल टिश्यू, दूसरा वाला टिश्यू कौन सा था? जो स्टेबल था। उसमें स्टेबल होने का मतलब ये लेबाइल नहीं है, एक जगह स्टेबल है, रुका हुआ है, तो इसमें उतनी एबिलिटी नहीं होगी प्रोलिफरेट करने की, लिमिटेड एबिलिटी होगी। लिमिटेड एबिलिटी टू रिजेनरेट, देखिए लिखा हुआ है, लिमिटेड एबिलिटी टू प्रोलिफरेट, लिमिटेड एबिलिटी टू रीजनरेट, एक्सेप्ट लीवर, लीवर को छोड़ करके। उसमें लीवर में प्रोलिफरेशन तो होता है, लिमिटेड एबिलिटी, मगर रीजनरेट की एबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती, यानी रीजनरेट ज्यादा कर सकता है लीवर। नॉर्मली इन G0 बट कैन प्रोलिफरेट इफ इंजर्ड। G0 वो स्टेज होती है, सेल की वो स्टेज होती है जिस समय कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता है। G0, वैसे आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, जब सेल डिवीजन होता है तो G0, G1, G2 इस तरह की स्टेजेस आती हैं। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है डिवीजन के लिए तो G1 स्टेज में पहुंच जाती है।
मगर ये जो होता है, जो स्टेबल टिश्यू है G0, जिस समय साइलेंट है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, उस समय अगर इंजरी हो जाए तो ये प्रोलिफरेट कर सकती है। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? लीवर, किडनी और पैंक्रियास। लीवर, किडनी और पैंक्रियास में प्रोलिफरेशन होता है, थोड़ा बहुत रीजनरेशन भी होता है, मगर उतना लेबाइल नहीं है जितना जैसे बोन मैरो में था, जैसा स्किन में था, जैसे जीआईटी एपिथेलियम में था। तो ये दूसरा टिश्यू कौन क्या कहलाया? स्टेबल टिश्यू। इसके एग्जाम्पल हैं लीवर, किडनी और पैंक्रियास। ओके। और तीसरे टाइप के टिश्यू हैं वो जो परमानेंट टिश्यू, सेल्स कांट प्रोलिफरेट। मैंने कहा इनमें सेल में प्रोलिफरेशन नहीं होता, सेल की संख्या नहीं बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, रीजनरेशन नहीं हो रहा है। जब ना प्रोलिफरेशन होगा ना रीजनरेशन होगा तो टिश्यू कैसे ज्वाइन करेगा? केवल वहां पे एक स्कार बन जाएगा। तो केवल स्कार बन गया, कोई टिश्यू बढ़ा नहीं, कोई नंबर बढ़ा नहीं और रीजनरेट नहीं हुआ। जैसे न्यूरॉन और कार्डियक मसल। न्यूरॉन्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, न्यूरॉन्स नहीं बढ़ते, जितने होंगे न्यूरॉन कट जाएं, खराब हो जाएं, नहीं बढ़ते। जैसे अगर ब्रेन को ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो जाए, ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, न्यूरॉन खराब हो जाए, तो वो न्यूरॉन फिर से नहीं बनने वाले, जो खराब हो गए खराब हो गए। तभी जो डैमेज होता है परमानेंट डैमेज होता है, जो यूजुअली ब्रेन के कारण कभी भी डैमेज होता है बॉडी में, दैट रिमेन्स परमानेंटली, क्योंकि उसमें रीजनरेशन है ही नहीं। कार्डियक मसल, हार्ट की मसल में भी रीजनरेशन नहीं है। कार्डियक मसल ये नहीं कि एक वेंट्रिकल की मस्कुलर जो मसल है वो खराब हो गई तो दूसरी मसल वहां पे बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां रीजनरेशन नहीं है, प्रोलिफरेशन नहीं है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि हमारे बॉडी में हीलिंग करने के लिए, हीलिंग करने में जिनकी स्पीड बहुत तेज है हील होने में, वो कौन कौन से टिश्यू हैं? बोन टिश्यू, स्किन टिश्यू, जीआईटी एपिथेलियम। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि उनमें प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। दे आर नोन एज लेबाइल टिश्यू। जो भी मैंने पहले बात करी है, अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, जो लेबाइल टिश्यू है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग लेबाइल टिश्यू, उनमें प्रोलिफरेशन भी है, रीजनरेशन भी है, तो उनमें हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। सब चीज हील हो जाती है। आपने देखा सर्जरी करने के लिए स्किन में कहीं भी आप इंसिजन लगाओ, उसके बाद काम करने के बाद, इंसिजन के बाद जो वुंड बना, दोनों को अप्रोक्सीमेट कर दो तो उसके बाद वो जुड़ जाता है, हीलिंग हो जाती है। तो ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग लेबाइल टिश्यू। दूसरा, ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं लेबाइल टिश्यू के? बोन मैरो, स्किन, जीआईटी एपिथेलियम। और दूसरा है जो स्टेबल टिश्यू, उसमें लिमिटेड है, जो उसमें लेबाइल था बहुत आसानी से हो रहा था। स्टेबल नाम ही है स्टेबल। स्टेबल टिश्यू में प्रोलिफरेशन और रीजनरेशन। जैसे एक आप साइकिल लेते हो, साइकिल एक लेबाइल है, आप उस साइकिल से कहीं भी जा सकते हो, प्रोलिफरेशन होता है सब कुछ, यानी एक जगह से आपको डिस्टेंस भी कवर हो जाती है। एक आपने साइकिल तो ली मगर स्टेबल वाली साइकिल ली, एक ही जगह स्थित है, तो आप उसको चलाओगे तो, मगर उससे आप कहीं डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे। तो यानी लिमिटेड है, उसका लिमिटेड यूज है, लिमिटेड एबिलिटी टू प्रोलिफरेट है, लिमिटेड एबिलिटी टू रीजनरेट है। और ये नॉर्मली किस स्टेज में प्रोलिफरेशन होता है? जो G0 स्टेज। G0 स्टेज माने वो स्टेज जिस समय सेल में कोई एक्टिव डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, साइलेंट स्टेज है। सेल डिवीजन जब आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट वगैरह में, तो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि सेल जब सेलेक्ट हो जाती है, फिर G1 G2 वगैरह में जाती है, तब उसका प्रोलिफरेशन होता है, डिवीजन होता है। जब नॉर्मल स्टेज में रहती है, जिस समय डिवीजन नहीं हो रहा है, उस समय प्रोलिफरेट कर सकती है स्टेबल टिश्यू में। और एग्जाम्पल्स हैं लीवर, किडनी और पैंक्रियास। और थर्ड में वो वाले टिश्यू जो बिल्कुल प्रोलिफरेशन नहीं करते, रीजनरेशन नहीं करते,
They are the neurons and cardiac muscles. They are known as permanent tissue. अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो दे विल नॉट बी रीजनरेटेड, नॉट प्रोलिफरेटेड, केवल उसमें क्या बनेगा, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा. यानी अप्रोक्सीमेशन किससे होगा, स्कार से. स्कार टिश्यू वहां पे आ जाएगा एंड दैट विल बी विदाउट प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन हीलिंग हो जाएगी. ओके, ऑल दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर क्लियर. How many types? Anybody will tell how many types of tissue are there? Yes. Sir, 3 types. हाँ बताइए. हाँ बताइए, 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं ना. Continuously dividing labile tissue, हाँ stable tissue हाँ. और permanent tissue. एग्जाम्पल कंटिन्यूसली लेबाइल जो टिश्यू है उनका एग्जाम्पल, bone marrow, skin, GIT, epithelium. GIT एपिथेलियम. बात समझ में आ गई या कि आप देख के खाली बोले? बात तो समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत है समझने में? No, sir. Are you clear in concept? Yes, sir. Then second is the stable tissue. Stable tissue में क्या है, एक लिमिटेड प्रोलिफरेशन, लिमिटेड रीजनरेशन है. लिमिटेड, जब लिमिटेड हो जाती है कोई चीज, फ्रीली नहीं रहती, फ्रीली नहीं है डिवीजन, फ्री डिवीजन नहीं है, लिमिटेड है. और वो किन किन टिश्यू में होता है, जैसे एग्जाम्पल है लीवर एंड पैंक्रियास. और उसके बाद एक टिश्यू ऐसे हैं बॉडी में, दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू न्यूरॉन्स एंड कार्डियक मसल. कार्डियक मसल. ओके, नाउ ग्रोथ फैक्टर्स. ये जो ग्रोथ, भाई जो डिवीजन होगा, कुछ फैक्टर होंगे ना जिसके कारण होगा. वेरी इंपॉर्टेंट इन टिश्यू रिपेयर. अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होगा तो कैसे रीजनरेशन और प्रोलिफरेशन होगा? तो प्रोलिफरेशन रीजनरेशन किस पे डिपेंड करेगा? जो स्टिमुलेट करे सेल डिवीजन को. फैक्टर क्या होंगे? वो फैक्टर जो सेल डिवीजन कराएंगे, तभी तो प्रोलिफरेशन होगा. और दूसरे वो फैक्टर जो प्रमोट करें सेल का सर्वाइवल. जो बची हुई सेल है, रेमिनेंट सेल है, उनको अगर आप सर्वाइवल नहीं दोगे, कहीं भी एग्जांपल ले लो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो बचे हुए पर्सन होते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं कि अब कैसे रहेंगे, तो आप उनको क्या करते हो? सांत्वना देते हो कि नहीं आप सब कर लोगे, ये कर लोगे. तो वैसे ही ये सेल्स भी होती हैं, उनको आप प्रमोशन दोगे कि नहीं सेल सर्वाइवल आपका हो जाएगा. तो प्रमोशन कैसे होगा? जब आप उसको ब्लड से न्यूट्रिशन पहुंचा दोगे, ऑक्सीजन पहुंचा दोगे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दोगे, तो जो रेमिनेंट सेल्स हैं दे विल बी प्रोमोटेड फॉर दी सेल डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन. तो ये फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो काम आते हैं. अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा? हमेशा नॉर्मल वाले में चाहे इंजरी ना हो भी हुई हो, ट्रॉमा ना हो, तो ग्रोथ फैक्टर्स ही सेल डिवीजन कराते हैं. एक छोटा सा बच्चा जो बॉर्न हुआ है, आप 5-6 फीट के हो जाते हो तो बराबर सोमेटिक ग्रोथ हो रही है. सोमेटिक ग्रोथ किस तरह से हो रही है? बाय सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन. वैसे ही अगर ग्रोथ के बॉडी में फैक्टर्स होंगे, दैट विल ओनली स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन. दिस प्रमोट्स द सेल सर्वाइवल. ये एक्शन होता है. और उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन होने के बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर भी तो कुछ होना होगा. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे आप कहीं आप घर बनाते हो, घर में आपने प्लॉट लिया तो केवल आप रहने का कमरा थोड़ी बना लेते हैं. आप रहने का कमरा बाद में बनाते हो, बाहर पहले बाउंड्री बनाते हो, अपनी बाउंड्री पहले फिक्स करते ना. वैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मींस सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है वो भी तो बनेगा. वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैसे बनता है? दैट सराउंड्स द सेल. उस सेल के चारों तरफ ये मैट्रिक्स सराउंड करता है.
और वो दो तरह का होता है, एक इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट इज टू फॉर्म्स, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, इंटरस्टिशियल माने जो सेल के बीच में है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन माने जो लोअर लेवल पे सबसे नीचे की तरफ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे मकान में नीचे नींव है, नींव क्या है, उस नींव के ऊपर जब आप दीवार खड़ी करोगे तो वो आपकी बाउंड्री दूसरे के मकान में नहीं चली जाएगी, बाउंड्री उसी नींव के ऊपर बनेगी। तो पहले क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो सेल्स हैं उस सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है। वो इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रेगुलेट्स प्रोलिफरेशन, मूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल लिविंग इन इट। और वही जो होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही प्रोलिफरेशन कराएगी, वही उसका मूवमेंट कराएगी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स कराएगी। आप मकान बिल्डिंग बनाने में जैसे न्यू है, क्या बेसमेंट हो गई, बेस हो गया, उसके ऊपर आपने दीवार खड़ी कर ली। अब आप जो कमरा बनाओगे, कमरे की दीवार इसको क्रॉस करके तो नहीं जाएगी ना, दूसरे के मकान में कमरे की दीवार चली नहीं जाएगी ना। तो वैसे ही जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये रेगुलेट करता है प्रोलिफरेशन और मूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स लिविंग इन इट। उसके अंदर सेल्स कौन कौन सी प्रोलिफरेट करके कहाँ तक जाएंगी, जो ये बाउंड्री बना देगी मैट्रिक्स, उसी तक तो रहेंगी ना। और वो डिफरेंशिएशन होगा उस सेल्स का। डिफरेंशिएशन माने जो पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर जो एपिडर्मिस में होती है, उनमें सेल्स का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। पहले सेल्स ज्यादा, उसके ऊपर जैसे जैसे जाती जाएंगी चिपटी होती जाएंगी, केराटिन ज्यादा होता जाएगा, सबसे बाहर वाले में केराटिन सबसे ज्यादा होता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाती सेल। तो उनका मूवमेंट होगा, उनकी सेल में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके वो जगह भरेगी कैसे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इस नेटवर्क एक जाल सा है दैट सराउंड्स द सेल। कौन सी सेल्स को, जो प्रोलिफरेट कर रही हैं उनको करेगा। और वो दो फॉर्म में है, एक है इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स और दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के होने से जो भी प्रोलिफरेशन होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर नहीं हो सकता। और जो सेल्स के बीच में जगह खाली रह जाती है दो सेल के बीच में, वो भरने के लिए इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स होती है। ओके now regeneration occurs all the time in labile tissue. labile tissue में रीजनरेशन हमेशा होता रहता, ऑल द टाइम्स। सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड। जो रीजनरेशन वाले टिश्यू होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूसली लॉस्ट होते रहते हैं और रिप्लेस भी होता है। जैसे बोन मैरो, बोन मैरो क्या बनाता है, बोन मैरो में क्या कौन सी सेल्स बनती हैं, बोन मैरो में कौन सी सेल्स बनती हैं, एनीबॉडी? हेलो हेलो, हेलो हाँ, बोन मैरो में कौन सी सेल्स बनती है जो, सर, बोन हाँ, बोन मैरो में वो, अरे वो सर आरबीसी, डिवाइड, ब्लड सेल्स बनती है ना, आरबीसी है, यस डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। जितनी ब्लड के कंपोनेंट से सब बनते तो बोन मैरो में ही है ना। तो वो आप देखते हो कि कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली। बोन जैसे आरबीसी है उसकी लाइफ स्पेन 120 डेज है, डब्ल्यूबीसी की तो बहुत कम होती है। ऐसे ही प्लेटलेट्स हैं, तो ये सब बनती रहती हैं और लास्ट हो गई तो रिप्लेस होती रहती हैं। यानी संख्या वही लगभग वही आसपास रहेगी अगर नॉर्मल पर्सन है। तो कंटिन्यूसली रीजनरेशन का मतलब है लेबाइल टिश्यू में बहुत अच्छा होता है रीजनरेशन,
और सेल्स कॉन्स्टेंटली लॉस्ट होती रहती है और रिप्लेस भी होती रहती है। अगर डिमांड इंक्रीज कर जाए तो भी सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। अगर डिमांड इनकी इंक्रीज करे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जैसे जिस समय डिमांड इनकी प्रेगनेंसी में डिमांड इंक्रीज हो गई तो आरबीसी का काउंट बढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो डेवलपिंग फीटस है उसको भी देखना है। या आप बहुत हिल पे जा रहे हैं, वहां पे हिल पे जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपकी जितनी आरबीसी यहाँ प्लेन में है वहां पे आरबीसी काउंट बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक आरबीसी को जितनी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन वो कम हो जाएगी, ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम होती है तो काउंट बढ़ जाता है। और जब काउंट बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम होता है वहां पे। तो इस तरह से ये जब डिमांड इंक्रीज होती है तो इनकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है इन सेल्स की, क्योंकि वो सेल्स कॉन्स्टेंटली वो लेबाइल हैं, कॉन्स्टेंटली प्रोलिफरेट कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली डिवीजन हो रहा है उनमें। तो इफ डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस इन दिस लेबाइल टिश्यू। बात समझ में आई आपको? सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड। इफ डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। किस में हो रहा है? केवल लेबाइल टिश्यू में, ऑल द टाइम्स। और जो स्टेबल टिश्यू है उसमें इतना नहीं होता, ऑकर्स इन लिमिटेड फॉर्म। स्टेबल टिश्यू में हर चीज लिमिटेड फॉर्म में है, रीजनरेशन भी लिमिटेड फॉर्म में है। अगर आप एक किडनी रिमूव करो तो अदर वन अंडरगोस हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। जैसे किसी पर्सन में एक किडनी खराब हो जाए और उसको हटा दिया जाए तो दूसरी किडनी थोड़ा हाइपरट्रॉफी बढ़ जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी को सारा काम करना पड़ेगा, मगर डबल नहीं हो जाएगी, डबल नहीं होगी। ऐसे अगर हाफ लीवर निकाल दिया जाए, आधा लीवर निकाल दिया जाए तो लीवर बढ़ेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, मगर ऐसा नहीं है कि वो 3 टाइम्स ग्रो कर जाए। हो सकता है जितना नॉर्मल था उतना हो जाए। अगर आधा लीवर आपने निकाल दिया किसी बीमारी के कारण तो क्या होगा, इट विल ग्रो बैक। कभी कभी लीवर एब्सेस की बीमारी हो जाती है। लीवर एब्सेस में बहुत सी लीवर की सेल्स खराब हो जाती हैं। आपने लीवर एब्सेस का यही ट्रीटमेंट है कि लीवर एब्सेस अगर बढ़ गया है तो आप उस लीवर एब्सेस के अंदर जो खराब कंटेंट उसको ड्रेन आउट करिए। जैसे एब्सेस का यही एक ट्रीटमेंट का तरीका है, इंसाइज एंड ड्रेन। अगर आपने इंसाइज एंड ड्रेन नहीं किया, जहां पर भी एब्सेस बॉडी में बने उसका यही तरीका है कि आप वो इंसाइज करके वहां भी जितना पस टिश्यू निकाल लीजिए, तभी ठीक होगा, हीलिंग होगी। वही अगर अंदर लीवर में भी एब्सेस हो गया है, आप सोचो कि केवल एंटीबायोटिक दे करके इसको ड्राई करा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। आपको उस एब्सेस को ड्रेन करना पड़ेगा, और एब्सेस को जब ड्रेन कर लोगे तो जो लीवर में सेल्स खराब हो गई थी, वो जो एब्सेस का एरिया था वो तो स्कार में बदल जाएगा, और उसके पास जो जगह बचेगी उतने में लीवर सेल्स वहां पे प्रोलिफरेट हो जाएंगे। तो मगर वो प्रोलिफरेशन क्या होगा, लिमिटेड होगा, उसका थ्रू 3 टाइम्स नहीं होगा, लिमिटेड होगा। तो रिमूव वन किडनी, अदर गोस अंडर हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस? यू हैव रेड इट, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, व्हाट इज डिफरेंस? हमने ये आपको बहुत अच्छी तरह शुरू में पढ़ाया हुआ है। सेल की जो सेल के डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उसमें शुरू का पहला चैप्टर था हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में क्या अंतर है। यस, एनीबॉडी? सर हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ता है यस, और वेरी गुड। और हाइपरफीजिया में सर नंबर बढ़ते हैं सेल के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, बहुत अच्छा।
हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ जाएगा। हाइपरट्रॉफी नाम ही बता रहा है, जैसे कोई भी जिम में जाता है पर्सन तो उसकी मसिल हाइपरप्लेजिया नहीं होता, उसकी मसिल हाइपरट्रॉफी होती है। जब वो बॉडी बिल्डिंग शो करता है ना तो मसिल को बड़ा स्ट्रांग दिखाता है, वो मसिल्स क्या है, हाइपरट्रॉफीड हो गई है, मगर उनका मसिल के फाइबर का नंबर नहीं बढ़ा है, सेल्स का नंबर नहीं बढ़ा है। हाइपरप्लेजिया मीन्स वो हाइपरप्लेजिया माने सेल का नंबर बढ़ जाना। तो अगर आप किडनी को रिमूव करोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हाइपरट्रॉफी होगी, थोड़ी बहुत हाइपरप्लेजिया होगी, यानी थोड़े बहुत उसमें नेफ्रॉन्स के नंबर भी बढ़ेंगे और थोड़ा बहुत उसका साइज बढ़ जाएगा। नेफ्रॉन के नंबर्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ जाएगा। तो ये लिमिटेड वाले में होता है जहाँ स्टेबल टिश्यू है। रिमूव हाफ ऑफ द लीवर इट विल ग्रो बैक, वहां पर भी यही बात होगी। तो हाइपरट्रॉफी, उसमें हाइपरट्रॉफी तो नहीं होगी मगर थोड़े सेल्स बढ़ जाएंगे और वो रिप्लेस कर देंगे, यानी हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। तो स्टेबल टिश्यू में ये एक लिमिटेड वे में होती है। इज दिस क्लियर? रीजनरेशन जो है, जो कॉन्टिन्यूसली लेबाइल टिश्यू में है उसमें बहुत जल्दी होता है और इसमें एक लिमिटेड फॉर्म में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्कारिंग। स्कारिंग क्या होता है? व्हाट इज स्कारिंग? स्कारिंग आप सबको पता है, जहां पर भी इंसिजन लगाते हैं सर्जन या कहीं पे चोट लगती है, आपको भी कहीं चोट लगी होगी, तो जब वो घाव भरा होगा तो वहां पे एक टिश्यू, वो फाइब्रस टिश्यू होता है, नॉर्मल टिश्यू जैसा नहीं लगता और वहां पर आपको डिफरेंस दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं स्कार। इफ इंजरी सीवियर रीजनरेशन कांट हैपन, सो फाइब्रोसिस, वहां पे फाइब्रोसिस होती है यानी स्कार रिप्लेस कर देता है इंजर्ड टिश्यू को। इंजरी जब सीवियर होती है तो रीजनरेशन कांट हैपन। इंजरी सीवियर है, जैसे आप एक उंड बनाया बड़ा सा, सर्जन ने भी उंड बनाया, उसके बाद उसको स्टिच ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो आप बताइए वो वहां पे सेल कितना ग्रो करेंगी, उसको गैप को भरने के लिए कितना ग्रो करेंगी? एक अप्रोक्सीमेशन 4 इंच का गैप है, कैसे ग्रो कर जाएंगी? तो वहां पे धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा, तब इन्फेक्शन भी होता रहेगा, कभी पस आएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो इंजर्ड टिश्यू है उसको अप्रोक्सीमेट कर देता है। तो अप्रोक्सीमेट जितना अच्छा होगा उतना कम स्कार आएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन अच्छा नहीं है, 1 इंच का गैप छोड़ करके ऐसे स्टिचेस लगाए ढीले ढीले, तो 1 इंच का गैप रह गया तो स्कार टिश्यू छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? यस एनीबॉडी? अगर सर्जन ऑपरेट करे और वो स्कार टिश्यू, वो ऑपरेट करने के बाद जो स्टिचेस लगाए वो ढीले लगाए, अप्रोक्सीमेशन नहीं अच्छा हो, तो स्कार टिश्यू कैसे बनेगा? गैप ज्यादा होगा तो स्कार टिश्यू भी बड़ा होगा। तो स्कारिंग जो होती है वो फाइब्रोसिस से होती है, और जब इंजर्ड टिश्यू में होती है, जब उसका अप्रोक्सीमेशन अच्छी, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, तो वहां पे इंजरी सीवियर है तो रीजनरेशन उतना अच्छा नहीं होता। ओके, 4 कंपोनेंट्स। अब ये जो हीलिंग होती है तो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे? यानी 4 कंपोनेंट्स माने 4 स्टेजेस। नंबर 1 इज द न्यू वेसल फॉर्मेशन। न्यू वेसल, हमने आपको बोन फ्रैक्चर कैसे यूनाइट होता है उसका डायग्राम भी बनवाया था, हीलिंग का, बोन हीलिंग का, बोन फ्रैक्चर यूनाइट होने का। तो डायग्राम में आप फिर से देखिएगा उतने नोट्स में उठा करके। पहला क्या था कंपोनेंट? न्यू वेसल फॉर्मेशन, यानी एंजियोजेनेसिस। अगर वहां पर वेसल फॉर्मेशन होगा यानी वहां पर ब्लड बहुत सारा आएगा। अगर वहां पे ब्लड बहुत सारा आएगा तो क्या लाएगा? न्यूट्रिशन लाएगा, ऑक्सीजन लाएगा, जो
रेमिनेंट टिश्यू है, उसको प्रोलिफरेशन के लिए यही सब तो चाहिए। तो पहला स्टेज हीलिंग में क्या होता है, एंजियोजेनेसिस। वर्ड क्या होगा, एंजियोजेनेसिस। एंजियो माने बनना, जेनेसिस माने बनना। न्यू वेसल फॉर्मेशन, जहां पर भी इंजरी लगी है, जहां पर भी गैप है, जहां पर भी हीलिंग होनी है, तो वहां पे सबसे पहले ब्लड का आना जरूरी है। और ब्लड लाया कैसे जाएगा, बाय वेसल्स। और वेसल्स कैसे आएंगी, वेसल्स तो जब इंजरी करी गई वहां तो कट गई है, तो जो रेमिनेंट वेसल थी वही बढ़ेगी। तो न्यू वेसल फॉर्मेशन, एंजियोजेनेसिस। उसके बाद वहां पे फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। जो फाइब्रोब्लास्ट है वो प्रोलिफरेट करेगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट माने उनका डिवीजन होगा। उनका जब डिवीजन होगा, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। सिंथेसिस ऑफ कोलेजन मींस स्कार फॉर्मेशन। फाइब्रोब्लास्ट सेल के बीच में कोलेजन फाइबर्स आएंगे, सिंथेसिस होगी उनकी, और इस तरह से स्कार बन जाएगा। और स्कार बनेगा, दैट मीन्स हीलिंग हो जाएगी। दिस विल बी नोन एज रीमॉडलिंग ऑफ स्कार। जैसे मैंने उसमें आपको लिखाया था, रीमॉडलिंग ऑफ बोन टिश्यू। बोन में हीलिंग हो जाएगी, फ्रैक्चर में हीलिंग होती, तो क्या कहते हैं, रीमॉडल्ड बोन। पहले पहले जो बोन थी वो तो फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, जो नई आ गई रीमॉडल बोन। और रीमॉडल बोन बड़ी हार्ड हो जाती है, दोबारा अगर यूजुअली वहीं पे मारा जाए बात अलग है, रीमॉडल बोन के पास से ही फ्रैक्चर होगा, उसके ऊपर जस्ट नहीं होता, क्योंकि वो हार्ड होता है, वो ज्यादा अच्छा वहां पे ज्वाइंट हो जाता है। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं हीलिंग में। फर्स्ट वन इज द एंजियोजेनेसिस, सेकंड इज द फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, थर्ड इज द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, और लास्ट इज द रीमॉडलिंग ऑफ स्कार। 4 stages. Anybody can revise these 4 stages? Anybody? सर आपकी वॉइस थोड़ी कट हो रही है। वॉइस कटोरी अभी सुन नहीं पाए पूरी बात? नहीं सर। अभी कहाँ, क्या तक सुना आपने वो बताइए, कहाँ तक सुना था? कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस सुनाई दिए आपको? सर ये 4 Compo- कंपोनेंट्स में सेकंड वाला ये सेकंड से नहीं आप सुन लोग पाए। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं केवल उसके अलावा माइक ना खोले किसी का। जहां पर घर में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है वो लोग माइक ना खोलें, अपना ऑडियो ना खोलें, दूसरे खोल करके बताएं। हाँ, यस। 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस क्या है? यस, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स? Sir, first हेलो, one, new vessel हाँ, formation, न्यू एस angiogenesis. एक, हाँ, एंजियोजेनेसिस। दिस पॉइंट इज क्लियर। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जहां पर इंजरी लग गई थी वहां पर जो रेमिनेंट वेसल होगी वो आगे बढ़ेगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी उसमें, क्योंकि प्रोलिफरेशन सब कुछ होगा। तो एंजियोजेनेसिस माने वेसल का बनना, जो वेसल रेमिनेंट रही थी उससे आगे बढ़ेगी टिश्यू, जहां पे गैप हो गया है तभी तो हीलिंग होगी। तो पहले वहां पर वेसिल आएगी, और वेसिल आने से क्या आएगा, वहां पे ब्लड आएगा, और ब्लड आने से क्या आएगा, वहां पे ग्रोथ फैक्टर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ आएंगे। और वही तो जो रेमिनेंट सेल है उनको न्यूट्रिशन देगी, तब उनका प्रोलिफरेशन होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट इज द एंजियोजेन, Fibroblast proliferation. फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। ये गैप भरने के लिए सेल्स है, वहां पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी, वो प्रोलिफरेट करेंगी, नंबर उनका बढ़ेगा। और जब उनका नंबर बढ़ेगा तो नंबर वो किस चीज में रहेंगी, कोई मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, वो सेल्स बढ़ के कहाँ रहेंगी, तो वो कोलेजन फाइबर्स होंगे, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। और ये कोलेजन ही बनाते हैं स्कार, कोलेजन ही स्कार बनाते हैं। इस तरह से पूरा गैप भर जाएगा और हीलिंग हो जाएगी। दिस इज नोन एज रीमॉडलिंग ऑफ द स्कार, 4th स्टेप। तो ये किसी भी हीलिंग के 4 प्रोसेस होते हैं। So it is clear to everybody?
यस Yes, सर। sir. ओके यस सर। ओके। और ये जो है एकदम से नहीं हो जाता, अभी आगे डायग्राम दिखलाएंगे आपको, अभी हम प्रोसेस बता रहे हैं केवल। तो ये कैसे होता है, बाय 24 आवर्स क्या चेंजेस होते हैं, बाय 3 to 5 डेज क्या चेंजेस होते हैं, और वीक्स लेटर 1 हफ्ते के बाद क्या चेंजेस होते हैं। क्योंकि ये जितना रीजनरेशन है एकदम से तुरंत का तुरंत नहीं होता। आपको जब बोन फ्रैक्चर होती है तो तुरंत डॉक्टर ने सेट करी और कहा कि आप जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। जब उन्हें सेट किया तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में रखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस लिए रखते हैं, मैंने बताया था कि वो पार्ट जो सेट किया, एनाटॉमिकल पोजीशन में लाए, रिडक्शन किया, उसको उन्होंने इमोबिलाइज किया। इमोबिलाइज करेंगे तभी उसके अंदर ग्रोथ हो पाएगी। अगर ऊपर का नीचे का पार्ट अगर फिर से हट गया तो आपने इमोबिलाइजेशन किया नहीं तो हीलिंग कैसे होगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई मेडिसिन नहीं है। दिस इज पर्पस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ओनली टू मेंटेन द सेम पोजीशन जिस पे सेट किया है डॉक्टर ने। और वो कब सेट रहेगी कि आप ऊपर वाले बोन को 1 जॉइंट एबव और नीचे वाले बोन को 1 जॉइंट बिलो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर रख दो, तो वो बोन का फ्रैक्चर्ड पोर्शन मूव नहीं करेगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, और उसके अंदर ये ग्रोथ होने लगेगी, एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, और बोन जुड़ जाएगी। तो कैसे चेंजेस होते हैं, ये तुरंत के तुरंत नहीं होते हैं, इट टेक्स टाइम। 24 आवर्स में क्या करेगी, एंडोथेलियल सेल्स विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग और फाइब्रोब्लास्ट इमाइग्रेट। एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं प्रोलिफरेशन शुरू करती हैं और फाइब्रोब्लास्ट उसमें आ जाती हैं। ई माइग्रेट माने कहीं से आना। वो कैसे आएंगी, ब्लड से भी आ सकती हैं और पास के टिश्यू से भी आ सकती हैं। ई माइग्रेट, ई माइग्रेशन का मतलब वहां पर नहीं थी, आ जाती हैं। जैसे आपके बॉर्डर पे दूसरे देश से लोग आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, ई माइग्रेट करके आए हैं। तो वैसे ही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ई माइग्रेट होती हैं और 24 घंटे में तो ये काम हुआ। उसके बाद और टाइम लगता है, 3 से 5 दिन तक क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट। ग्रेनुलेशन टिश्यू यानी जो ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखता है, टिश्यू भरता हुआ, घाव में जो भरता हुआ उभरता हुआ टिश्यू है नीचे से, उसको हम कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। वो काहे का बना होता है, ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अभी दोनों चीजें मैंने पढ़ी ना, एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। यही दोनों मिला करके क्या बनाता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट ब्लड वेसल एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन और एंजियोजेनेसिस से क्या बनता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू ना बने तो वह हीलिंग नहीं हो सकती है, आप समझ लीजिए। और जब कभी भी टिश्यू में गैप हो, वहां पे पस पड़ा हो यानी डेब्रिस हो, पस सेल्स हो वहां पर, तो कभी ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बनता, इसीलिए वो हील नहीं करता है वो। तो हीलिंग करने के लिए ग्रेनुलेशन टिश्यू का बनना बहुत जरूरी है। और ग्रेनुलेशन टिश्यू हम कहते किसको हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। और हफ्ते भर बाद, वीक्स लेटर, वहां पर डेंस फाइब्रोसिस हो जाती सर है। वॉइस कट हो रही है। बस आपने क्या सुना लास्ट में, मैं वहां से दोबारा ले लूं, बताइए बेटे, आपने लास्ट में क्या सुना, लास्ट पोर्शन क्या सुना था, बताइए एनीबॉडी। सर ग्रेनुलेशन टिश्यू के बारे में बता रहे थे। हाँ, आपने 24 आवर्स में क्या क्या होता है सुना। 24 आवर्स में एंडोथेलियल सेल्स में प्रोलिफरेशन शुरू होता है और फाइब्रोब्लास्ट सेल इमाइग्रेट करती हैं। एंडोथेलियल सेल्स का प्रोलिफरेशन और फाइब्रोब्लास्ट का इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन माने आना, इमाइग्रेट करना। ठीक है, सुना, सुनाई दिया आपको। यस सर। और
3 से 5 दिन तक, ये 24 आवर्स एक दिन हुआ, अब 3 दिन से 5 दिन के बीच में वहां पे पूरा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या क्या 2 चीजें होती हैं, ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट। क्या क्या है, ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। आवाज आई? यस Yes, सर। sir. ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स कैसे आई, एंजियोजेनेसिस से। ब्लड वेसल्स कैसे आ जाएंगी वहां पे, एंजियोजेनेसिस हुई। और फाइब्रोब्लास्ट कैसे आ गई, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हुआ। तो एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन ने क्या बना लिया, ग्रेनुलेशन टिश्यू। और ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाना ही अच्छा होता है साइन की अब हीलिंग हो रही है। और ये चूंकि कोई पर्सन की डेथ हो जाए, उसमें वुंड की हीलिंग क्यों नहीं होती है, उसमें वुंड की हीलिंग इसलिए नहीं होती है कि वहां पे कोई सेल का प्रोलिफरेशन हो ही नहीं रहा, ब्लड वेसल्स एंजियोजेनेसिस हो नहीं रही, क्योंकि पर्सन डेड हो गया है। तो जैसा वुंड होगा हमेशा वैसे ही पड़ा रहेगा, हीलिंग नहीं होगी। मगर जो लिविंग टिश्यू है, पर्सन डेड नहीं है, तो उसमें ये चीजें हो रही हैं, एंजियोजेनेसिस हो रही है और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो उससे क्या बन जाएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो आप ऐसे फार्मूला लिख सकते हो, एंजियोजेनेसिस प्लस फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन इज इक्वल ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्या होता है, हेलो? सर रिपीट कर दीजिए। ओके, आई शो यू डायग्राम। अब देखिए ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है, ये सब क्या है, ये वेसिल्स दिखाई दे रही हैं। ये वेसिल्स, यहाँ पर वेसिल्स, ब्लड जब तक नहीं आएगा नई नई वेसिल्स नहीं बनेंगी, और ये बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू में अगर ये वेसिल्स ना हो, हटा दी जाए, तो न्यूट्रिशन कौन लाएगा इन सेल्स के लिए, फिर इन सेल्स का प्रोलिफरेशन कैसे होगा। तो जब आप कहीं भी हीलिंग हो रही होती है तो ऐसा टिश्यू दिखता है। अगर यहाँ पे ऐसा टिश्यू ना दिखे, यहाँ पस भरा हो, तो हम क्या कहते हैं, जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद वुंड हील नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें तो पस आ रहा है, हीलिंग नहीं हो रही। और जब हीलिंग होनी होती है तो वहां पस बिल्कुल नहीं होता है। जब आप उनको देखोगे, स्कार की ड्रेसिंग करोगे, तो वहां पे कैसा दिखेगा, ऐसा टिश्यू दिखेगा जिसमें रेडनेस होगी। क्यों रेडनेस क्यों होगी, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स हैं और बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। तो एंजियोजेनेसिस प्लस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू। और अगर कहीं भी वुंड पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया है, इसका मतलब उसमें हीलिंग हो रही है, हीलिंग अच्छी है। आई बात समझ में, ये बात क्लियर यस हुई सर। आपको? ये जो हम बात कर रहे थे, ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट होगा तो वहां पे ब्लड वेसल्स होंगी और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी। और वीक लेटर उसके बाद क्या होगा, जब वो जगह भर गई, ग्रेनुलेशन टिश्यू भर गया, तो वहां पे टिश्यू फाइब्रोस्ड हो जाएगा। फाइब्रोस्ड माने उसका, फाइब्रोसिस में जब टिश्यू होता है वो सिकुड़ता है, तो उससे क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है। और वो स्कार धीरे धीरे रीमॉडल होता रहता है। रीमॉडल माने वहां पे जो स्कार टिश्यू है वहां पे हार्डनेस थोड़ी बढ़ती जाती है, और हार्डनेस बढ़ने से वो टिश्यू में फिर गैप नहीं होता, अच्छी तरह से जुड़ जाता है, हीलिंग हो जाती है। तो ये चेंजेस होते हैं। ये उसके बाद स्कार देखिए फर्क हो गया, ये पहले ऐसा टिश्यू था, अब इसमें कहीं भी देखिए गैप नहीं दिख रहा, ये फाइब्रस टिश्यू बढ़ गया है काफी। फाइब्रस टिश्यू जब बढ़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, स्कार टिश्यू, स्कारिंग। तो डिफरेंस देखा, ग्रेनुलेशन टिश्यू लूज था, इसमें फाइब्रस टिश्यू नहीं था मिला हुआ, फाइब्रस टिश्यू और डेंस हो जाता है, और जब स्कार बनता है तो ये चीज सिकुड़ जाती है। ये चीज अभी फैली हुई दिख रही है, अगर आप इसको सिकोड़ दो तो कैसे दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। तो स्कार टिश्यू डेंस हो जाता है, घना हो जाता है।
तो ये एक जनरल प्रोसेस है। तो अब कैसे वुंड हीलिंग होती है वही बात हम बताएंगे। वुंड हीलिंग होने में हमने उसमें जो आपको फ्रैक्चर में बताया था, फ्रैक्चर में बोन हीलिंग, आप जा करके अपने नोट्स एनाटॉमी के फिर से उठाइएगा। स्केलेटल सिस्टम में बोन फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो उसमें मैंने पढ़ाया था होम्योस्टेसिस फेज, इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रीमॉडलिंग फेज। ये चारों डायग्राम बने हैं आपके उसमें, आप देखिएगा। होम्योस्टेसिस फेज वो है जिस समय ब्लड का बहना बंद हो जाएगा, वहां पे एक क्लॉट सा बन जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे, वहां पर बाकी सेल्स वगैरह काफी आएंगे। प्रोलिफरेटिव फेज में सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और बाद में वहीं पे स्कार टिश्यू बन जाएगा, रीमॉडलिंग। तो इस तरह से अभी ये वुंड हीलिंग के 4 स्टेजेस होती हैं जो हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, यहाँ तक जो जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया है, आई विल रिपीट दैट। तो ये जो चेंजेस होते हैं, पहले 4 कंपोनेंट्स बताए थे हीलिंग के, रीजनरेशन में। हीलिंग में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? वन इज द एंजियोजेनेसिस, बोलिए एनीबॉडी? angiogenesis. यस, बात समझ Second में is आ? सेकेंड इज फाइब्रो। fibroblast proliferation. अब इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन से क्या चीज बनती है Scar formation. ना? सर ग्रेनुलेशन सर टिश्यू। यस ग्रेनुलेशन। यस यस यस, थोड़ा सोच के बोलना चाहिए ना, अभी अभी तो समझाया। एंजियोजेनेसिस प्लस फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन विल क्रिएट ग्रेनुलेशन टिश्यू। अगर आपको जहां पर भी वुंड है वहां पे अच्छा ग्रेनुलेशन टिश्यू, आप किसी भी सर्जन से पूछिए, वो बड़ा खुश होता है जब नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद जब वो वुंड को खोल करके देखता है, अरे बहुत बढ़िया, पस तो है ही नहीं, सारा का सारा ग्रेनुलेशन टिश्यू, ही बिकम्स हैप्पी। तो सर्जन हैप्पी इसलिए होता है कि उसका जो वुंड बनाया हुआ था वो हील हो रहा है, पर्सन हील हो रहा है। तो वो जब थर्ड डे ओपन करता है तो उसमें क्या देखेगा? एंजियोजेनेसिस, यानी जब उसे पट्टी हटाई तो दिखेगा लाल, रेडनेस दिखेगी। लोग, आप जो जनरल लेमैन है वो घबरा जाते हैं, कहने लगते हैं डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल लाल रखा हो। तो वो उसको समझाता है कि ये तो अच्छी बात है, रेडनेस तो अच्छी बात है। क्यों रेडनेस अच्छी बात है? क्योंकि एंजियोजेनेसिस हो रही है और फाइब्रोब्लास्ट आ रहे हैं वहां पे, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़िया बन रहा है। ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़िया बनने का मतलब है कि हीलिंग हो रही है। और जब वो हीलिंग में कोलेजन आके मिल जाएगा, कोलेजन हीलिंग में जब कोलेजन मिल जाए, कोलेजन एक गाढ़े मतलब डेंस टिश्यू होता है, तो वो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। यही स्कार फॉर्मेशन है। तो एंजियोजेनेसिस प्लस फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन क्रिएट्स द ग्रेनुलेशन टिश्यू, और जब उसमें कोलेजन की सिंथेसिस हो जाती है, दिस फॉर्म्स द स्कार। और जब स्कार बन गया, वुंड हील हो गया, तो हम क्या कहेंगे? रीमॉडल हो गई। स्किन फिर से जैसे जुड़ी हुई थी फिर से जुड़ गई। बट जुड़ने में अंतर क्या हुआ? पहले जब स्मूथ नॉर्मल स्किन थी, अब उस वहां पर एक स्कार दिख रहा है। तो जो ये हीलिंग की प्रोसेस है, रीजनरेशन की प्रोसेस है, इसमें ये 4 स्टेप्स होते हैं। एनी डाउट टू एनीबडी कि वो 4 स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज द एंजियोजेनेसिस, सेकंड इज द फाइब्रोब्लास्ट proliferation. These 2 steps are for the granulation tissue formation. क्लियर? और जब ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन है, उसके बाद हीलिंग अच्छी हो रही है, कोलेजन फाइबर्स और आ गए, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन हो गया, स्कार फॉर्मेशन हो गया। जब स्कार बन गया तो गैप तो भर गया है, तो स्किन रीमॉडल हो गई है, तो हम क्या कहेंगे? रीमॉडलिंग ऑफ स्कार। ओके, एनी डाउट टू एनीबडी? एनी मोर क्वेश्चन टू? नो? अच्छा, ये जो हम लोग आपको ये पढ़ाते हैं, अब आपको मालूम है इसका पूरा वीडियो बन जाता है, तो आप लोग उसमें दोबारा रिवाइज किया करिए वीडियो से।
डू यू नो दिस? आपका ये वीडियो बन जाएगा और YouTube में चला जाता है, तो वहां से आप ये इसका रिवीजन कर सकते हो। ओके, आप लोगों ने देखे पिछले वाले? हेलो, यस सर। पिछले वाले आपने नहीं देखे? तो हाँ, तो आप इसमें यूनिवर्सिटी साइट पे जा करके आप उसमें पुराने वीडियो से जो आप पढ़ते हो ना, इसका वीडियो बन के पड़ जाता है, उससे रिवीजन किया करिए, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क। ओके, ओके सर। अटेंडेंस डाल दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर अगर किसी के सर्जरी होती है तो अगर वो शुगर पेशेंट होता है, उससे पहले कहा जाता है शुगर नॉर्मल करने के लिए, हाँ हाँ, तो वरना फिर जो शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट मीन्स उसके ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया में जिसके पर्सन में शुगर ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए कहीं भी आप शुगर भी रख दो, आप क्या देखते हो आसपास उसके? आप शुगर कहीं गिरा दो तो आप उसके आसपास क्या देखते हो? चींटियां आ जाती हैं। चींटियां आ जाती हैं। हाँ, वैसे ही जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा है, वहां चींटी तो नहीं पहुंच सकती है, मगर आप जब सांस लेते हैं, आप जब खाना खाते हैं, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं आपके शरीर के अंदर। जब आप सांस लेते हैं उसमें भी मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, और आपके ब्लड शुगर में लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अच्छा मीडियम मिलेगा ब्लड में कि नहीं? शुगर लेवल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किधर खिंच जाएंगे? उस ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो चाहेंगे वहां जाना कि नहीं जाना चाहेंगे? बताइए। यस सर। जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? Yes, sir. इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे। तो जब वो ब्लड वहां पे एंजियोजेनेसिस से ब्लड जा रहा है, तो वहां पे इन्फेक्शन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस सर, पहुंचेगा। पहुंचेगा। और जब इन्फेक्शन वहां पे पहुंच गया, तो वहां स्कार टिश्यू, ये एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होकर कि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, या वहां पर ये जो इन्फेक्शन पहुंच गया है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से लड़ेगा, और उससे लड़ने से वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, पस फॉर्मेशन होगा। जब वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू अच्छा है कि खराब है? बताइए। यस, जस्ट टेल मी। सर खराब है। खराब है, तो हीलिंग होने पाएगी? नो सर। नहीं होगी। तो इसीलिए सर्जन कहते हैं पहले आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, ओनली देन ही विल ऑपरेट, क्योंकि हीलिंग नहीं होगी अगर आपको देखिए, पर्सन ये नहीं समझता है कि अंदर की बीमारी डॉक्टर साहब ने निकाल दी। पर्सन ये समझता है कि जो बीमारी थी वो तो थी, और जो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया वो स्कार, तो वो मतलब टिश्यू गैप तो बन गया, एक और नई बीमारी दे दी। तो वो ऑपरेशन को अच्छा कहेगा खराब कहेगा? खराब सर। खराब कहेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी सर्जरी करने जा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए, दैट शुड बी नॉर्मल, तभी ये सारी प्रोसेस होंगी। ये जो एंजियोजेनेसिस है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का बनना है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन है, ये कब होगा? जब हमारे टिश्यू में कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं होगी। आजकल आप देख रहे हो ना, कोविड का जो प्रॉब्लम ज्यादा हो रही, किनको हो रही है? जिनको साथ में कोमॉर्बिडिटी है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को शुगर बढ़ी हुई है, तो उनके यूजुअली उन लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, उनको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।